मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी विभागों में संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतन और अंशकालिक नियत वेतन व तदर्थ भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रिक्त नियमित पदों पर भर्ती के लिए चयन आयोगों को अध्याचन भेजे। जो अधिकारी आउटसोर्स भर्तियां करेगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों को रोक संबंधी आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद चतुर्थ श्रेणी के पदों को समाप्त किया गया था, जिसकी जरूरत पूरी करने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी तैनात किए जाते रहे हैं। विभागों में नियमित भर्तियों में होने वाली विलंब के चलते भी आउटसोर्स संविदा भर्तियों को बढ़ावा मिला। तो आपको बता दें कि पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक खुशखबरी की बात है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अब उन्हीं को जॉब जो है वो दी जाएगी, रोजगार इससे बढ़ेगा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग देहरादून से जुड़ चुके हैं। धनराज, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि आउटसोर्स और संविदा भर्तियों के प्रतिबंध के पीछे क्या मुख्य कारण है? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग की जो भर्ती की जाती थी उसमें कई बार घपले होने का अंदेशा लगाया गया और कई बार इस तरह के खुलासे भी किए गए कि उनमें घपला हुआ है। और लगातार आरोप लगते थे कि जो अधिकारी हैं या फिर कहा जाए जो नेता मंत्री हैं, वो अपने ही लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कहने से भर्ती करा देते थे। लेकिन इस पर एक बड़ा प्रहार करते हुए अब जो मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन, उन्होंने साफ तौर पर इस पर रोक लगा दी है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से आरोप लगते थे कि जो संविदा कर्मी हैं या फिर कहा जाए जो आउटसोर्सिंग की गई है, आरोप लगते थे, अब वो आरोप नहीं लगेंगे। और इसके साथ ही जो युवा काबिल है उन्हीं को ही कहीं ना कहीं नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी लक्ष्य है कि बेरोजगारी दर को कम किया जाए। और इसके साथ ही जो युवा ऐसे हैं कि जो पढ़ लिख कर यानी कि उस नौकरी पाने के लिए काबिल है, उनको ही नौकरी मिल पाए। क्योंकि लगातार देखा जाता था कि जो लोग काबिल नहीं है उनको नौकरी मिल जाती थी और जो काबिल लोग होते थे उनको नौकरी नहीं मिल पाती थी। जी धनराज, नियमित नियुक्तियों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? जी बिल्कुल। देखिए, जो भर्ती अब कहा जा सकता है कि जो भर्ती अब की जाएगी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पूरी भर्ती प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से की जाएगी। यानी कि सरकारी जो भर्ती होंगी वो सीधे सीधे सरकारी रूप से ही कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार ही भर्ती की जाएंगी। यानी कि अब आउटसोर्सिंग या फिर संविदा पर भर्ती नहीं की जाएगी। और इससे कहीं ना कहीं लाभ युवाओं को जरूर मिलता हुआ उत्तराखंड के अंदर नजर आएगा। जी धनराज, क्या सरकार का ये निर्णय राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद करेगा? अगर हाँ, तो फिर कैसे? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये प्रक्रिया निकाली गई है तो लाजमी है कि ये कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने में मदद करेगा और एक ऐसी नौकरी देने का मदद करेगा कि जो कि वो नौकरी उनकी छूट नहीं सकती। क्योंकि लगातार देखा जाता था कि संविदा कर्मी के जो लोग होते थे या फिर आउटसोर्सिंग पे जो लोग लगाए जाते थे उनको कभी भी बाहर का रास्ता दिया जाता था और वो कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शन करते हुए भी नजर आते थे। अब जिस तरीके से भर्ती होगी उससे कहीं ना कहीं ये भी एक लाभ मिलेगा युवाओं को कि उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा और उनकी जो जॉब होगी वो कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब होगी। जी धनराज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। धनराज देहरादून से हमें अपडेट कर रहे थे। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब ये जो फैसला है ये पढ़े लिखे युवाओं के हित में लिया गया है। जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घर बैठे हैं उनके लिए ये एक काफ़ी खुशखबरी की बात है कि अभी उन्हें रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले जो सिफारिशों के तौर पर नौकरियां पा लेते थे, अब ये सिफारिशें जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी और हकदार जो होंगे युवा, उन्हीं को ये जो नौकरियां हैं वो अब दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश में मल्टी स्टोरी पार्किंग और गंगा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण और आइकन सिटी ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश नगर निगम परिसर में बहुप्रतीक्षित मल्टी स्टोर पार्किंग और निगम भवन का शिलान्यास कर ऋषिकेश को एक सौगात दी है। ऋषिकेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग और केंद्र सरकार की गंगा कॉरिडोर परियोजना के पहले
चरण आइकन सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन का शिलान्यास कर निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी, जिसके निर्माण होने से मल्टी स्टोरी पार्किंग से जाम से राहत मिलेगी और राफ्टिंग बेस स्टेशन से राफ्टिंग गतिविधियों को रेगुलराइज कर पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, मेयर शंभू पासवान, रेणु विश सहित दायित्वधारी गिरीश डोभाल और वीरेंद्र मेघा उपस्थित थे। बताइए। तो ये अपने आप में एक बड़ी शुरुआत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तराखंड की ये जो ऋषिकेश, सोनीपत और नरेंद्र नगर आसपास का जितना क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को जो है एक मॉडर्न क्षेत्र के रूप में डेवलप करेंगे। आने वाले हमारे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, हमारी आर्थिकी बढ़ेगी। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। नमामि नर्मदा संघ की टीम ऋषिकेश पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शहर में जल जंगल जमीन बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर लंबी चुनरी जागरूकता रैली के दौरान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। ये चुनरी त्रिवेणी घाट पर मां गंगा को समर्पित की गई। पंडित हरीश उनियाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नमामि आज हमारा जंगल के पर्यावरण पर जन जागरूकता कार्यक्रम था जो अभी चल रहा है, जिसमें और अभी मां उन्होंने सबक यहाँ पर पहुंचे। मेरा नाम इंद्रजीत कौर, मैं नमामि नर्मदा संघ की जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा प्रयास हमारा सुरक्षित रहे, नदियाँ हमारा सारे संसार में सब जगह हमारे पानी है। ये हमारे बच्चे भी कर रहे हैं और ये बच्चों के माध्यम से हम बच्चों को हमारी नदी को साफ सुथरा रखा जाए, हमारे जंगलों को काटा ना जाए, उनको भी साफ सुथरा रखा जाए। अगर हम एक लोग उठ के कचरा सड़क से उठाएंगे तो 10 लोग हमें देख के फॉलो करेंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है। नमामि नर्मदा संघ के द्वारा दयाराम दास जी के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1 किलोमीटर लंबी चुन्नी माँ गंगा को समर्पित की गई और इसमें अपने देव डोरियां भी यहाँ पे थी और प्रगति विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी वेशभूषा में, पारंपरिक वेशभूषा में आकर उन्होंने यहाँ पर गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार के एक्शन के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा में आने का रास्ता बंद हो गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए 77 पाकिस्तानी हिंदुओं ने पंजीकरण कराया था। इस बार चारधाम यात्रा के लिए यूनाइटेड स्टेट, नेपाल व मलेशिया से सबसे अधिक पंजीकरण किए। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हो चुका है। इसमें विदेशों से 24,729 यात्रियों ने यात्रा पर आने के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें 77 पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों को वीजा न देने का फैसला किया है। कालाडूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत देर शाम को कालाडूंगी हल्द्वानी मोटर मार्ग में एक बड़ा हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद 3 बाइकों में भीषण टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दोनों लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना में पति पत्नी सहित 4 लोग झुलस गए। इस दौरान सड़क में दोनों ओर जाम लग गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने गंभीर पति पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद STH रेफर कर दिया। लगभग 8:15 से 8:30 के बीच की है, जिसके अंदर जो हमारा कालाडूंगी से चकलवा के बीच में लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे, जैसे हमने इनसे पूछा जो
घायल है, इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आमने सामने 2 बाइकों का टक्कर हुई है, जिसकी वजह से आग लगी और उसके छींटे जो है तीसरी जो मोपेड है उस पर पड़े और उसकी वजह से जो 2 उसमें जा रहे थे उनके हाथ थोड़े थोड़े जले हैं। बाकी एक बाइक जो है उसमें 2 मृतक हैं इसमें और जिनकी शिनाख्त की जा रही है और 2 को हॉस्पिटल रेफर किया गया। उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। मौजूदा अपडेट की बात करें तो 8.1 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग गढ़वाल मंडल विकास नगर को प्राप्त हो चुकी है। गौर मतलब है यानी कि मतलब है कि बड़ा संख्या में यानी कि जो बड़ी संख्या में इस वर्ष यात्री उत्तराखंड का रुख करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सहूलियत अनुसार गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती भी की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल मिश्रा के अनुसार इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंचेंगे, जिसको लेकर यात्रियों की सहूलियत के लिए हर इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए, चारधाम यात्राओं की तैयारी के संदर्भ में हमारे जितने गेस्ट हाउसेस थे उनका रिपेयर वर्क जो माइनर था वो हम लोगों ने करा लिया है। 1-2 जगह काम चल रहा है, वो अगले 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा लगभग 8.1 करोड़ की हमारी बुकिंग हो चुकी है, एडवांस बुकिंग है और ये बुकिंग जो है वो हमारी 1 सितंबर तक की बुकिंग हो चुकी है। मतलब एडवांस में हर महीने हम लोग अगले 1 महीने की, जैसे 1 मई को हम अक्टूबर की भी बुकिंग ओपन कर देंगे। तो देखा जाए तो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा उत्साह और एक इंथुजियास्म जो है वो लोगों के अंदर देखा जा रहा है और हमारी टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। चारधाम में कई बार होता है कि जो हमारे गेस्ट हाउसेस हैं जो चारधाम रूट पर हैं उसमें एक्स्ट्रा क्राउड आ जाती है, ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो हम लोगों ने उसको देखते हुए अपनी तैयारियां की हैं और एक्स्ट्रा स्टाफ को भी वहाँ डिप्लॉय कर दिया है। जो ट्रांसफ़र्स वगैरह करने थे वो भी किए हैं और कुछ टेम्प्रेरी अटैचमेंट भी किए हैं ताकि हमारे वो गेस्ट हाउसेस एक्स्ट्रा क्राउड को हैंडल कर सकें और किसी भी अतिथि को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी एडवांस बुकिंग हुई है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हम डूज़ और डोंट्स की क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी अवेयर कर रहे हैं कि पहाड़ों पर आपको यात्रा करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको गंदगी नहीं फैलानी है, आपको रेनकोट लेकर के चलना है, आपको हाइट पर जब जाते हैं तो अपने बुजुर्गों का कैसे ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने एक डूज़ एंड डोंट्स का डिटेल्ड मैसेज उनको पर्सनली व्हाट्सएप भी करवा रहे हैं। यहाँ से हम अपने कंट्रोल रूम से उनको फ़ोन भी करवा रहे हैं ताकि लोग जब यहाँ आएँ तो उनके पास पूरी जानकारी हो कि इमरजेंसी में कहाँ किसको संपर्क करना है और जो जानकारी के अभाव में असुविधाएं होती हैं वो असुविधाएं ना हो। चारधाम आने वाले तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों की सुरक्षा के लिए चमोली पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ बद्रीनाथ धाम व यात्रा मार्ग पर 250 अतिरिक्त जवानों को तैनाती की गई है। आगामी चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है। जनपद चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई व हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई खुलने हैं, जिसके लिए चमोली पुलिस विभाग व्यापक तैयारियों में जुट गया है। पुलिस अधीक्षक अपने अधिकारियों के साथ लगातार स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा कर रहे हैं। बद्रीनाथ में पुलिस द्वारा थाने का संचालन शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर चमोली पुलिस पूरी तरह तैयार हो चुकी है। एसपी चमोली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सभी थाना प्रभारियों व संबंधितों को आगामी चारधाम यात्रा पर फोकस करते सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। देखिए, आगामी जो हमारे यहाँ श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा है उसके मद्देनज़र जो हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान है वो तैयार कर लिया गया है और हम लोगों ने अपना जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो भी हमारा रेडी है। इसके अलावा पूरे जनपद में 4 होल्डिंग स्थान जो है वो बनाए गए हैं। किसी कारणवश अगर यात्रियों को रास्ते में रुकवाना पड़ता है तो उन 4 होल्डिंग स्थानों पे रुकवाया जाएगा। उसके अलावा हमारी लगभग 8 SDRF की टीम्स हैं जो पूरी यात्रा में सपोर्ट करेंगी और बद्रीनाथ जी का भी ट्रैफिक प्लान बना लिया गया है। वहाँ थाना हमारा ओपन हो गया है और जितने कार्मिक जो संख्या में जितने वहाँ भेजने थे वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं।
तो मैं आशा करता हूँ जो आगामी चारधाम यात्रा होगी हमारी, वो यात्रियों के लिए सुगम होगी, सुरक्षित होगी। देखिए, इसमें मुख्यालय स्तर से भी कुछ अधिकारियों को नामित किया गया है हमारे यहाँ। उसके अलावा टोटल हमने लगभग 250 के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल यात्रा के लिए हमें मिला है, जो जनपद पुलिस की सहायता करेगा यात्रा के दौरान, और जिन्हें रूट पर एवं श्री बद्रीनाथ जी धाम में हम लोगों ने उनका ड्यूटी चार्ट जो है वो भी तैयार कर लिया है। राजधानी के धून अस्पताल में बनी अवैध मजार को लेकर सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायत को प्रशासनिक जांच ने पूरा करते हुए देर रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये मजार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। खास बात यह है कि ध्वस्त किए गए अवैध मजार के मलबे से कोई अवशेष नहीं मिले। जानकारी के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता की ओर से ये शिकायत दर्ज किए जाने के बाद डीएम देहरादून द्वारा इस विषय पर जांच पड़ताल करने को कहा गया था, जिसके बाद नगर प्रशासन द्वारा उक्त अवैध संरचना के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा राजस्व, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, दून अस्पताल प्रशासन और अन्य विभागों में इस बारे में जांच पड़ताल की गई। देर रात नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दून अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर उक्त अवैध मजार की ध्वस्तीकरण का काम पूरा किया। देश में बढ़ती धार्मिक हिंसा और हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ हल्द्वानी के तमाम इमामों ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसमें देश में धर्म के नाम पर फैल रही नफरत और आतंक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पहलगाम हमले के निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाया गया, जो न केवल अमानवीय कृत्य हैं बल्कि देश के गंगा जमुनी तहजीब और संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार सामने आई हैं, जहां धर्म और नाम पूछकर निर्दोषों को निशाना बनाया गया। इस दौरान हल्द्वानी की जामा मस्जिद के इमाम आजम रजा नमरा, मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम सहित कई अन्य मौलानाओं बता दें कि मौलानाओं की मौजूदगी रही है। वहीं सभी ने एकजुट होकर राष्ट्रपति से अपील की कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कठोर कानून बनाए जाएं और इन पर सख्ती से अमल हो। दिनों कश्मीर पहलगाम में जो भी हमला हुआ और कई यात्री जो है तकरीबन 28 यात्री जो है जिनको आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, वो निर्दोष थे, बेकसूर थे। तो आज यहाँ पर हम जो आए सिटी मजिस्ट्रेट के पास, राष्ट्रपति महोदया के पास सिटी मजिस्ट्रेट के ज़रिए ये हमने ज्ञापन दिया कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा काम करने से पहले 100 मरतबा सोचे। और ये यकीनन बेहद ही बुरा है, काबिल मजम्मत है और सख्त हम इसकी निंदा करते हैं। इमाम साहब, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जो भी इसमें, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो भी कसूरवार हैं, जो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसे काम किए, चाहे वो पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों, कोई भी हों, तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ताकि ऐसा काम दोबारा ना हो। ये हमारे भाई थे जो बेकसूर थे, वहाँ यात्रा करने गए हुए थे, उनके लिए जो है उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चाहे वो कोई भी हो, और देखिए आतंकवाद अभी इस तरीके की भी न्यूज़ देखने को मिल रही है कि धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है कि हमारे कुरान में तो अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि किसी भी बेकसूर को कत्ल ना किया जाए। अगर कोई भी किसी बेकसूर को, निर्दोष को कत्ल कर देता है तो वो सिर्फ उसका कत्ल नहीं करता है, बल्कि सारे इंसान को, सारी इंसानियत का कत्ल कर देता है। ये हमारा कुरान कहता है, हमारी शरीयत कहती है। तो ऐसा इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का, अगर वो बेकसूर है, अगर कोई उसको कत्ल करता है तो फिर उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? जो कुरान के ख़िलाफ़ चला जाए फिर वो मुसलमान नहीं है। तो हमारे कुरान ने हमें यही दर्स दिया है, यही तालीम दी है कि किसी भी बेकसूर को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है, ज़र्रा बराबर तकलीफ भी ना पहुँचाई जाए। तो वो चाहे कोई भी हो, मैं सब अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि कोई भी धर्म जो होता है वो इस तरीके की शिक्षा नहीं देता है। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं है। जो ये काम करते हैं वो गलत कर रहे हैं, और सरकार से हमारी यही गुजारिश है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो या जिसने इनकी मदद की हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, आप तो बहुत ही अगर कहीं का भी हो जो हमारे
मुल्क में इस तरीके की हरकत करे तो वो चाहे, मैं कह रहा हूँ बार बार कि पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, ये मेरी पूरी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से खासकर ये गुजारिश है, अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कभी भी इसकी तरफ वो इस तरह की निगाह करके भी ना देखे। और हमारी जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, इस पर संज्ञान लें और जल्द अज जल्द देखें किसकी चूक हुई। आखिर पाकिस्तान का अगर इसमें हाथ है तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि आखिर पाकिस्तान के वो आतंकवादी घुस कैसे गए। सही, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी अपनी चूक रही कि आखिर वो असलहा लेकर के, हथियारों से लैस इस तरह से वो 4 आतंकवादी यहाँ आकर के कैसे घुस गए। जबकि कश्मीर के अंदर तो देखने में ये आता कि चप्पे चप्पे पर वहाँ पर आर्मी के लोग भी रहते हैं, फोर्स लगी रहती है, तो ऐसे में चूक हुई कैसे। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इस पर जो भी मुजरिम हो उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। बाकी इस पर जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, हम उसकी सख्त निंदा करते हैं कि बहुत से लोग इसको मज़हब से जोड़ते हैं, जबकि अभी हमारे काजी साहब ने बयान किया और कुरान का सीधा ऐलान है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने कि अगर किसी को नाहक कत्ल किया तो उसने गोया के पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और साथ ही साथ है वो मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि जिसने किसी एक निर्दोष को, बेकसूर को बचा लिया तो उसने गोया के पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें देखने में आई बात है कि एक कोई सैयद साहब हैं तो उन्होंने भी अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। उनका कल नमाज जनाजा पढ़ी गई है और अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानियत के साथ खड़े होते हैं तो उनको ऐसी इज्जतें भी देता है कि देखिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और हमारे बहुत से यहाँ के हम वतन, हमारे हिंदू भाई जो थे उनको बचाया। मुस्लिम सेवा संगठन ने विकास नगर उपजिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। मुस्लिम सेवा संगठन द्वारा ज्ञापन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से 27 से ज्यादा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। इस पत्र के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के मुसलमान इसका विरोध करते हैं। मुस्लिम सेवा संगठन ने अनुरोध किया कि भारत के मुसलमान ऐसे किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करते और ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज विरोध करता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे अनुरोध करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। समाज इसकी भरपूर तरीके से इसका जो है विरोध करता है और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि आप इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हम हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे देश के अंदर भाईचारा है। ये आतंकवादियों के द्वारा इस भाईचारे को खत्म करने की एक साजिश है। इसीलिए आज हमने जो है अध्यक्ष महोदय को जो है इस संदर्भ में जो है ज्ञापन दिया है ताकि इन पर। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।